बाल गोविंद भगत खेती गृहस्थी करने वाला अत्यंत ही साधारण व्यक्तित्व है, जिसको रेखांकित करने के जिसके व्यक्तित्व को रेखांकित करने का प्रयास राम वृक्ष बेनीपुरी ने सफलतापूर्वक की है और बखूबी उसको निभाया भी है। तो इस रेखा चित्र होता क्या है, ये मैंने बताया कि साधारण व्यक्तित्व के बारे में या किसी साधारण जानवर के बारे में, कोई निरीह पशु पक्षी के बारे में यदि कोई लिखता है, मनुष्य के बारे में भी, मनुष्य ही है ये बाल गोविंद भगत, तो उसको हम रेखा चित्र कहते हैं। अगर कोई महान व्यक्तित्व के बारे में लिखता है कोई भी लेखक, तो उसको हम संस्मरण कहते हैं। यही दोनों में खास अंतर है। तो एक महान व्यक्तित्व का होता है, एक सामान्य व्यक्तित्व का होता है। तो बाल गोविंद भगत सामान्य व्यक्तित्व का व्यक्ति है, लेकिन उसमें सामान्यता में जो सामान्य व्यक्तित्व है उसमें महानता ढूंढने का प्रयास लेखक ने किया है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने की है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक जो रेखा चित्र है, हाँ, किसी लिखा उसी पर जाता है जिसके व्यक्तित्व में अच्छाइयाँ हो। तो रेखा चित्र भी है, यदि मनुष्य पर रेखा चित्र लिखा जा रहा है, जानवर पर लिखा जा रहा है, तो उसमें कुछ न कुछ अच्छाई होगी, उसी को उकेरने का प्रयास किया जाता है। समाज अच्छाइयों को जानना चाहता है, बच्चे अच्छाइयों को सीखना चाहते हैं। हम बुराइयों को या जो भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्तित्व हैं उनका रेखांकन कोई भी लेखक कभी नहीं करता। अगर करता भी है तो उसी रूप में करता है, अपराधी के रूप में करता है, वह भ्रष्टाचारी के रूप में करता है। तो कर सकता है, लेकिन वैसे रूप में ये साहित्य का विषय नहीं हो सकता। साहित्य मतलब क्या होता है? सबका हित चाहने वाला, कल्याण की भावना साहित्य में होती है, ठीक है ना। तो वैसे चरित्र या व्यक्तित्व को उकेरा जाता है, उठाया जाता है, जिससे हमें कुछ शिक्षा मिले, हमें सीख मिले। ऐसा नहीं, ऐसा व्यक्तित्व न हो जाए कि हमें उससे कोई सीख नहीं, हम गलत रास्ते पर बच्चों को ले जाएं या बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़े। ऐसे बहुत चुनाव होता है। ऐसे साहित्य जो अच्छा मतलब बेकार का साहित्य है, उसका चुनाव पाठ्य पुस्तक में के लिए नहीं की जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है। विलक्षण चरित्र है, वो गांव में रहता जरूर है, खेती गृहस्थी से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन उसका चरित्र जो है ना बड़ा ही विलक्षण है, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लोक संस्कृति भी, उसमें लोक संस्कृति की भी झलक है और सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना भी कैसी है सो आप देखेंगे। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। अब इसमें है कि थोड़ी नई बात है इसमें कि हम जानते हैं कि वेशभूषा से हम सन्यासी को समझते हैं कि ये वेशभूषा धारण किए हुए है तो सन्यासी है, लेकिन वास्तविकता में वह सन्यासी नहीं होता। बेनीपुरी जी ने इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कोई भी व्यक्ति वेशभूषा से सन्यासी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसलिए बाल गोविंद भगत ने इसको रेखांकित करने का प्रयास किया है कि बाल गोविंद भगत के अनुसार सन्यासी कौन है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार से होते हैं। जो मानवीय सरोकार यदि सन्यासी के पास नहीं है, मानव से अलग थलग है, तो
वो ऐसा सन्यासी बेकार है। भगवान कृष्ण ने भी क्या कहा कि देखिए भाई, यदि कोई, जैसे बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है कृष्ण को, सभी गोप गोपियों के साथ खेलते हुए, ठीक है ना, रहते हुए भी बाल ब्रह्मचारी, सन्यासी इत्यादि इत्यादि संज्ञा से अभिहित किए जाते हैं कृष्ण भगवान। तो वो कैसे थे? मानवीय सरोकारों से जुड़े हुए थे, ठीक है ना, मानवीय सरोकार था। कभी किसी का उद्धार करना है, किसी का उपकार करना है, किसी राक्षस का संहार करना है, संहार राक्षसी प्रवृत्ति का और कल्याण मानव मूल्यों का। तो मानव मूल्यों का कल्याण करते गए और राक्षसी प्रवृत्ति का संहार करते गए, समाप्त कर दिए सबको। तो इस तरह से उनसे ऐसी शिक्षा मिलती है कि देखिए, तो अब थोड़ा सा बाल गोविंद भगत की तरफ हम बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगने लगते हैं। यह पाठ हाँ मानवीय सरोकार है, तो मानवीय सरोकार जिस सन्यासी में हो वही सही सन्यासी है। बाल गोविंद भगत की नई परिभाषा है, सॉरी, लेखक की नई परिभाषा है। बाल गोविंद भगत को केंद्र में रखते हुए यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। सामाजिक रूढ़ि पर कैसे प्रहार करता है भाई? अब देखेंगे कि भगत, अब आगे मैं बताऊंगा कि सामाजिक रूढ़ि क्या है। विधवा विवाह नहीं होता था समाज में पहले, तो उनको इन्होंने प्रश्रय दिया। बाल गोविंद भगत की पतोहू, जिसको बहू कहते हैं, एक ही बेटा था, बेटे की पत्नी को बहू कहते हैं। बेटे का निधन हो जाता है, बाल गोविंद भगत उसके भाई को बुलाकर बोलते हैं कि ले जाओ और इसकी शादी कर देना। तो कहीं न कहीं उनकी सोच नई थी, सोच घिसी पिटी सोच नहीं थी, अच्छी सोच थी, इसलिए लेखक ने उसको तरजीह दिया और सैल्यूट किया कि ऐसे लोग, ऐसे परंपरा को तोड़ने वाले, ऐसे परंपरा को झुठलाने वाले लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ परंपरा में जो कोढ़ है, परंपरा में जो बेकार की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको परिवर्तित किया जाना चाहिए। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलते हैं। हाँ, ये बात तो है, ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी मिलेगी। गांव कैसा होता है, या जो गांव से आया होगा उसको पता होगा कि गांव कैसा होता है, गांव में क्या क्या खूबियां होती है। अब हम लोग इसको देख सकते हैं, बाल गोविंद भगत पाठ को। तो बहुत सारे नियमों को तोड़ा उन्होंने और बहुत ही गजब के ख्याल के थे। कबीर को अपना गुरु मानते थे। कबीर को, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कमल भीगे पानी। और उस कबीर को मानने वाले, कबीर जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, कबीरदास का नाम आपने सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, पढ़ा भी है। क्लास 9th में कबीर की साखियाँ आपने पढ़ी होगी निश्चित रूप से। साखियाँ और सबद, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोजी हुई तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। तो इस तरह से अगर आप खोजी हैं
तो ईश्वर पल भर की तलाश में मिल जाएंगे। बहुत इकट्ठा करने की बहुत मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप खोज करने वाले हैं तो वह परमपिता परमेश्वर के दर्शन आप अपने हृदय में, मनो मस्तिष्क में, जेहन में, आप अपने मन में कर सकते हैं। सत्य, निष्ठा, ईमानदारी के रूप में ईश्वर आपके अंदर विराजमान है ना। ईमानदार जो अंदर में जो बैठा हुआ है, ईमानदार व्यक्तित्व, उसके एक भगवान जो मन है, जो हर बुरे कर्म को के पहले वो टोक देता है, वही भगवान है। कलयुग में भगवान मिलने वाले नहीं। इसलिए देखो कितनी नई सोच वाला था यह व्यक्ति कि एकदम अलग तरह की सोच है। अब देखिए बाल गोविंद भगत पाठ में कुछ बातें हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। गोरे चिट्टे, काले नहीं, गोरे गोरे गोरा समझते होंगे आप लोग। तो बाल गोविंद भगत मझोले कद के, मीडियम हाइट, मझोले कद। मझोला कद क्या होता है? एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है, एक मझोला होता है बीच वाला। न बहुत लंबा न बहुत ठिगना, छोटा नहीं, बौना नहीं, तो बीच बीच वाला सबसे बढ़िया होता है। मीडियम हाइट सबसे बढ़िया होता है। और गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, मतलब 60 साल पार कर गए होंगे। बाल पक गए थे, तो वही 60 साल के आसपास जो होता है या ऊपर हो जाता है, उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते। हाँ, न दाढ़ी रखते हैं न जटा जूट रखते हैं। जटा रखने वाला, लंबी लंबी दाढ़ी रखने वाला संत कहलाता है या साधु कहलाता है, उनको ऐसा लगता था। तो लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग करता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, और कपड़े कम पहनते थे, केवल लंगोट पहनते थे, एक धोती ओढ़ लेते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र, और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपटी। सिर में कनपटी और कमर में लंगोटी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। एक काली कमली थी उनके पास, वही ओढ़े रहते थे। कमली समझते हो? कंबल। काली कमली छोटी वाली होगी, इसीलिए काली कमली। पहले कंबल काला ही हुआ करता था, तो रंग बिरंगा एक से एक कंबल आता है। कैश मिलन वाला, ऊन वाला बहुत कम आता है, और लेकिन कैश मिलन वाला बहुत आता है। गर्म भी रहता है, ऐसा नहीं है कि गर्म न रहे। मस्तक पर जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। मस्तक पर क्या चमकता था? रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही और औरतों के टीके की तरह शुरू होता। तो वो रखते थे अपना बाल। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते, और गले में जो है वो तुलसी के जड़ों की एक बेडौल सी माला। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन इस तस्वीर से यह नहीं माना जा सकता है कि बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु थे? नहीं, बिल्कुल गृहस्थ।
वो बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को या तो मैंने देखा था, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। किसान को जो होता है वो सारी सामग्री उपलब्ध थी। ठीक है ना, बाल गोविंद भगत के पास। अच्छा, खत्म हो गया।